नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डगवाल। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 7 चरणों में लोकसभा चुनाव संपन्न कराया जाएगा, जिसमें पहले चरण में मतदान 19 अप्रैल को होगा। वहीं आखिरी चरण में जो मतदान है वो 1 जून को होगा और सभी चरणों में जब मतदान हो जाएगा उसके बाद नतीजे 4 जून को बताए जाएंगे। तो जल्दी से आपको बता दें, 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा, 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा, 7 मई को तीसरे चरण में वोटिंग होगी, चौथे चरण में 13 मई को वोटिंग होगी, 20 मई को 5वें चरण में वोट डाले जाएंगे, साथ ही 25 मई को 6ठे चरण में वोट डाले जाएंगे। 1 जून को आखिरी यानी 7वें चरण की वोटिंग होगी और 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे बताए जाएंगे। तो जिस तरह से चुनाव की तारीखों का हर किसी को इंतजार था, अब वो इंतजार खत्म हो गया है, तस्वीर साफ हो गई है। 7 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे, जिसमें पहले चरण में जो मतदान है वो 19 अप्रैल को शुरू होगा, 19 अप्रैल को मतदान होगा और आखिरी चरण का जो मतदान है वो 1 जून को होगा और सभी के जो नतीजे हैं एक साथ 4 जून को बताए जाएंगे। तो एक साथ आपको बता दें कि लोकतंत्र का जो महापर्व है उसकी तारीखों का अब ऐलान हो गया है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इसी के साथ चुनाव की आचार संहिता भी लागू हो जाएगी, जिसको देखते हुए तमाम जो राजनीतिक दल है अब उन पर जिम्मेदारी आ गई है। प्रचार प्रसार में जुट जाएंगे जोर शोर से। कई जगहों पर प्रचार प्रसार शुरू हो भी गया है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण के दौरे पर है, पूरी जान जो है दक्षिण में लगा दी है, क्योंकि जिस तरह से 370 बीजेपी अकेले का लक्ष्य लेकर चल रही है और एनडीए की बात करे जाए तो अब की बार 400 पार का लक्ष्य। तो जिस तरह से जब टारगेट इतना बड़ा है, इतना ह्यूज है, इतना विशाल है, तो कहीं ना कहीं ये चीज भारतीय जनता पार्टी बखूबी समझ रही है कि दक्षिण पर फोकस करे बिना वो पूरा नहीं हो सकता। वहीं लोकसभा के महारण का ऐलान हो गया है। इसको लेकर बीजेपी के दिग्गजों का क्या कुछ कहना है, चलिए आपको सुनवाते हैं। तिथियों के ऐलान का स्वागत करता हूं। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का महापर्व है। 97 करोड़ से अधिक मतदाता हैं। देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, यहाँ 80 लोकसभा सीटें आती हैं। तीसरी बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनने जा रही है। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी इन सबसे बहुत आगे है और यूपी में ही नहीं देश में आगे है। जो नारा है अब की बार 400 पार, वह सफल होगा। देखिए, सबसे पहले तो ये एक बहुत बड़ा त्योहार के रूप में है और इसकी खुशबू और खूबी ये है कि इसमें देश के लोगों को अपने भविष्य को देखते हुए, जैसे आज इलेक्शन कमिश्नर साहब ने भी कहा, सीसी साहब ने, कि एक चुनाव एक हमारे देश के भविष्य तय करेगा। तो हम पहले तो वेलकम करते हैं। ये 7 फेसेस में हो रहा है और मेरे को लगता है इस बार इलेक्शन कमीशन बहुत तैयारी से चुनाव के लिए उन्होंने बड़ी तैयारी करी, जो हमने आज सब देखा। हर तरीके की, चाहे वायलेंस को रोकने के लिए, पैसे के धनबल को रोकने के लिए, किसी तरह के लोभ लालच को रोकने के लिए, और बहुत ट्रांसपेरेंसी से फेयर सबसे फेयरेस्ट इलेक्शन हो, ये मैं इसके लिए इलेक्शन कमीशन को बधाई भी देता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। देश को एक बहुत ही फेयर इलेक्शन कमिश्नर देने जा रहे हैं। जहां तक तैयारी की बात है, भारतीय जनता पार्टी तो पहले से तैयार है और हर चुनाव के लिए हमेशा से तैयार रहती है और हमने जनता भी इंतजार कर रही है। मोदी जी के नेतृत्व में 370 पार बीजेपी जाए और 400 पार एनडीए जाए। अब तक का सबसे ऐतिहासिक विशाल विराट बहुमत मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को, और मोदी जी फिर प्रधानमंत्री भारी बहुमत से बनेंगे, रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से। वहीं कांग्रेस पूरी तरह हाशिए पर चली जाएगी और अब तक के न्यूनतम वोट कांग्रेस को, न्यूनतम वोट भी और न्यूनतम सीट भी कांग्रेस को मिलेगी, क्योंकि एक तरफ दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और दूसरी तरफ ऐसी कांग्रेस जहां नेता नहीं है, नीति नहीं है और नियत नहीं है, कुछ भी नहीं है।
कि एनडीए चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और जो चुनाव आयोग ने घोषणा किया है हम उसका स्वागत करते हैं। और 4 जून को जब मतगणना होगी तो 400 पार सीटें जीतकर हम लोग एनडीए माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और मैं प्रदेश के सभी लोगों से कहूंगी कि बहुत सोच समझ के चुनाव अपना वोट डालें, क्योंकि यह चुनाव जो है यह उत्तर प्रदेश की दिशा बदलने का काम करने वाला है। युवाओं को रोजगार मिले या ना मिले ये इसका चुनाव है। महिलाओं को सुरक्षा मिले या ना मिले ये इसका चुनाव है। हमारे किसान भाइयों को एमएसपी मिले या ना मिले ये उसका भी चुनाव है। तो हमने आपको तमाम राजनीतिक नेताओं की प्रतिक्रिया बताई चुनाव को लेकर। बता दें कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है उसी के साथ चुनाव का शंखनाद भी हो गया, चुनाव के लिए आगाज भी हो गया। हमारे साथ आज चर्चा के लिए 3 बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। अनिल गोयल जी जो कि नेता बीजेपी, मुन्ना खान प्रवक्ता कांग्रेस और डॉक्टर धनोज कुमार राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले मैं बीजेपी नेता के पास आऊंगी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनिल गोयल जी। सबसे पहले अनिल जी आपके पास, जिस तरह से बात की जाए कि चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया, शंखनाद हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस जो है बीजेपी पर आरोप लगा रही है। पहली चीज चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर और दूसरी चीज ईवीएम मशीनों को लेकर, क्या कहना चाहेंगे इस पर? रिया जी, मैं कांग्रेस अभी तक अपने कंफ्यूजन को दूर नहीं कर पाई है। जब चुनाव आयोग पे 2 चुनाव आयोग पे बनाने की बात थी उसमें इनके नेता अधीर रंजन मौजूद थे। वो अपनी बात वहां पर कहते, अपना पक्ष वहां पर रखते, जो कुछ कहना था वो मीटिंग ही छोड़ करके आ गए। अब आप ये बात बताएंगे, जहां आपको राय लेने के लिए आपको बुलाया जाता है, बाइज्जत बुलाया जाता है, आप उसको बहिष्कार कर देते हैं, फिर आरोप लगाते हैं। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस को चुनाव में हार का डर था। कांग्रेस चुनाव को लेट करना चाहती थी, कांग्रेस समय पर चुनाव होने देना नहीं चाहती थी क्योंकि वो हार रही थी। तो इस तरह के ये बयान दे रही है। दूसरी बात, अभी आपने ईवीएम की बात कही। आज तो स्पष्ट तौर पर चुनाव आयोग ने भी कहा है कि जो राजनीतिक दल ईवीएम में दोष मरते हैं और अगर वहां पर वो जीत जाते हैं तो ईवीएम का दोष खत्म हो जाता है। भाई आप दोहरा मापदंड क्यों रखते हैं? आप ये बात कहें आप चुनाव जीतते हैं तो भी ईवीएम खराब है, चुनाव हारते हैं तो भी ईवीएम खराब है जी। वही ईवीएम जब ये चुनाव जीत जाते हैं तो ठीक हो जाती है और वही ईवीएम जब चुनाव हार जाते हैं तो खराब हो जाती है। तो इसलिए इनका जो दोहरा चरित्र है कि पता नहीं जनता को बिल्कुल ही बेवकूफ समझ रखा है कि जब, अब दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूँ, जब लोकसभा चुनाव होंगे ना, अब लोकसभा चुनाव में अगर इनका कहीं कोई एमपी जीत गया तो वो वहां पर ईवीएम की कमी नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ जहां इनके एमपी हार जाएंगे वहां पर जरूर ईवीएम की कमी का ठिकरा फोड़ेंगे। मेहनत खुद को करनी है, जनता के बीच में खुद को जाना है, अपनी नीतियों को लेके जाना है, वो इनके बस की नहीं है। इनके बस की एयर कंडीशन में बैठ करके सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाने के अलावा कोई काम नहीं है। देश का जो विकास हो रहा है, देश का विकास ये देखना नहीं चाहते, देश की जनता जो उसकी तरक्की करे वो देखना नहीं चाहते, देश का मान सम्मान ठीक है अनिल जी, जो आपने प्रश्न पूछा, मैं एक बार कांग्रेस प्रवक्ता जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुन्ना खान से जवाब ले लेती हूँ। कांग्रेस प्रवक्ता मुन्ना खान जी, सीधे सीधे अनिल जी यही कह रहे हैं कि जिस तरह से ये दोहरा चरित्र कैसा, कई जैसे कर्नाटक आप जीते, हिमाचल प्रदेश आप जीते, तब तो आप लोग सवाल नहीं उठाते कि ईवीएम खराब है, ईवीएम में कुछ तरह से हैक हो गई होगी। तो फिर दूसरे बार जब बाकी बीजेपी जिन राज्यों में जीत जाती है या जब लोकसभा चुनाव सर पर है तो आखिर ईवीएम को लेकर अब राहुल गांधी सवाल क्यों पूछ रहे हैं? साथ ही मुन्ना खान जी ये भी जानना चाहेंगे, अगर हमने आज जिस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी शायराना अंदाज में ये चीज कही, उन्होंने कहा कि आखिर बाद में क्यों ठीकरा जो है ईवीएम पर फोड़ा जाता है? मुन्ना खान जी देखिए रिया गैंगवार जी, बिल्कुल सरल तरीके से समझने की जरूरत है कि चुनाव आयोग की जो नियुक्ति थी सरकार के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये निर्णय हुआ था कि 2 पक्ष के लोग, 2 विपक्ष के लोग और एक रिटायर्ड जज होंगे। ये तानाशाही की सरकार बंद लिफाफे में नाम भेजती है जिससे कोर्ट रिजेक्ट करती है। उसके बाद सरकार खुद से कानून बनाती है और उसके तहत 2 पक्ष के लोग, एक विपक्ष के लोग। विपक्ष में कौन? श्री अधीर रंजन चौधरी जी। अभी कह रहे थे अधीर रंजन चौधरी आते नहीं,
अधीर रंजन चौधरी को 212 नामों की लिस्ट 2 घंटे 12 मिनट पहले मिली। अब 212 नामों में जो 7 नाम सेलेक्ट करने थे, उन 7 नामों की लिस्ट सिर्फ आधे घंटे मिले। 30 मिनट में कोई भी आदमी किसी का ग्राफ या किसी का बायोडाटा कैसे निकाल सकता है? तो ये प्लानिंग था, प्रीपेड प्लानिंग था कि किसे नियुक्त करना है। सवाल रहा ईवीएम की बात, तो ये चोर चोटों की सरकार है। अगर ईवीएम में इतनी पारदर्शिता थी तो वकील 9 महीने से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आप उसको दीजिए ना ईवीएम, वो चेक करके बताएगा। 14,000 किलोमीटर पे जब चंद्रयान कंट्रोल हो सकता है, ईवीएम मशीन क्या है? और जो ईवीएम मशीन जो देश बने वो खुद बैठ है वाली ईवीएम मशीन। तो ये कह देना कि नहीं पारदर्शिता है चुनाव, तो मैं कतई नहीं मान सकता। कहीं ना कहीं चुनाव टीएन शेषन की याद जरूर दिला रहा है। अगर पारदर्शिता है चुनाव, तो मैं पूछना चाहता हूं कि अरुण गोयल का इस्तीफा क्यों अचानक से? और 2019 याद कीजिए, अशोक लवासा जो शाह और शहनशाह के खिलाफ आवाज उठाई उसने, तो उसके घर ईडी सीबीआई पहुंचा दिए गए। क्या हाल हुआ अशोक लवासा का? ये बीजेपी चाहती है कि इसके खिलाफ कोई आवाज न निकाले। ये शाह और शहनशाह के सुर में सुर आपको मिला के चलने हैं। लेकिन जनता जिसे आप कहते हैं ना, देखिए 2 भगवान है, एक भगवान तो ऊपर बैठा है, दूसरा लोकतंत्र का भगवान है जिसे हम जनता कहते हैं। जी ठीक है। लोकतंत्र का भगवान ये मन बना चुका है कि इस बार इसे 100 के 100% झोला उठा करके दोनों गुजरात लोधी को, दोनों गुजरातियों को गुजरात से बाहर खदेड़ना है। और मैं बता दूं, इसे डर हार का नहीं है, हार के बाद जो इसके नतीजे होने हैं, जो इनके कुकर्मों का हिसाब होना है, ये सता रहा है। ठीक है मुन्ना जी, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अनिल जी कुछ बोलना भी चाह रहे हैं। अनिल जी वो यही कह रहे हैं कि जिस तरह से जो चुनाव आयुक्त थे उन्होंने पहले इस्तीफा दिया, उसके बाद जब 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होती है तो जो पैनल, जो समिति बनाई गई थी, उसमें एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, एक केंद्र मंत्री थे और एक नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी थे। तो जाहिर सी बात है जो बहुमत है वो आपके पास है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से नियुक्ति हुई वो आप लोगों के अंडर में हुई। साथ ही जो नामों की जो एक लिस्ट दी गई वो एक दिन पहले दी गई, 10 मिनट पहले, बैठक से 10 मिनट पहले जो है 6 नामों की लिस्ट दी जाती है। जवाब दीजिए अनिल जी। रिया जी, पहली बात मैं ये कह रहा हूं कि ये या तो तैयारी करके नहीं आते हैं या झूठ बोलते हैं। लिस्ट कह रहे हैं 2 घंटे पहले दी, जबकि लिस्ट 1 दिन पहले इनको दी थी। अब हमारे जैसे वरिष्ठ और इतनी बड़ी पार्टी के अगर प्रवक्ता ऐसी गलत बात कहेंगे तो जनता कैसे विश्वास करेगी? दूसरा एक बात और मैं कहेंगे, इन्होंने कहा कि अरुण गोयल जी ने इस्तीफा क्यों दिया। और जब अरुण गोयल जी की नियुक्ति हुई तो भी इन्होंने कहा अरुण गोयल जी की नियुक्ति क्यों हुई। आप ये दो, उनकी नियुक्ति पर भी इनको प्रश्न है, उनके इस्तीफे पर इनका प्रश्न है। कुल मिलाकर ये कहना क्या, जनता ये देखना चाह रही है कि कांग्रेस कहना क्या चाह रही है। कांग्रेस या जब इनकी नियुक्ति हुई है तो कहिए नहीं ये गलत नियुक्ति हुआ, आज इस्तीफा उन्होंने दिया है तो इस्तीफा गलत हुआ। तो इनकी जो सोच है वो डेवलप नहीं हो पा रही है। एक तरफ भारत विकास की तरफ चल रहा है जी, भारत सर्वांगीण विकास कर रहा है, भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास पर आगे चल रहा है। भारत का विश्व में तूती। ठीक है मुन्ना जी, वक्त दूंगी आपको बोलने का, एक बार अनिल जी को बात पूरी करने दीजिए। भारत की विश्व में तूती बोल रही है। भारत चाहे चंद्रयान हो, गगनयान हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, मतलब हर फैसले को, हर काम को ऐसी मजबूती से कर रहा है कि देश की जनता देख रही है। भारत के बच्चे अगर विदेश में फंस जाते हैं तो 2 देशों का युद्ध होता तो भी उनमें से अपने बच्चों को सुरक्षित निकाल लाते हैं। भारतीयों को विदेश से अगर फांसी की सजा दे देते हैं तो भी उनको बाइज्जत वापस ले आते हैं। तो ये चारों तरफ जो विकास हो रहा है, जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर सड़कों का विकास हुआ है, सड़कों का जाल बिछा है, ये उतनी सड़क बनाने की सोच भी नहीं सकते जितनी सड़कें इनकी स्पीड से 4 गुना ज्यादा हमने बना करके दिखाई हैं। तो ये इनको बौखलाहट है और इनके पास कोई मुद्दा नहीं मिल रहा। फिर बार बार ईवीएम की बात फिर इन्होंने कह दी। अब इसका इन्होंने जवाब नहीं दिया कि जब ये जीत जाते हैं तो वहां ईवीएम कैसे ठीक हो जाती है, जब ये हार जाते हैं तो ईवीएम खराब है, तो जब ये जीत जाते हैं तो ईवीएम कैसे ठीक हो जाती है। ठीक है, ठीक है अनिल जी, ठीक है, मुन्ना जी से जवाब लेंगे, लेकिन आपके पास आने से पहले मैं एक बार जो हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं धनोज कुमार जी के पास चलूंगी। धनोज जी, जिस तरह से आज मुख्य चुनाव आयुक्त ने बड़े शायराना अंदाज में ये चीज बोली और उन्होंने ये चीज समझाई कि राजनीतिक पार्टी अपनी तैयारियां पूरी रखे, बाद में ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ना ठीक नहीं है, इसको किस तरह से देखें? बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं तमाम राजनीतिक पार्टी को बधाई देता हूं कि अब चुनाव में वो जाएंगे, जीत हार क्या होगी अलग बात है। और चुनाव आयोग
शेर पढ़े तो मैं एक दो लाइन से शुरुआत करूंगा। अपने दगा देते हैं, करप्ट नेता को जनता सजा देते हैं। अपने दगा देते हैं, करप्ट नेता को जनता सजा देते हैं। हमने दर्द देखे चुनाव आयुक्त के मस्तक पर, हमने दर्द देखे चुनाव आयुक्त के मस्तक पर। देखेंगे फर्ज निभाते हैं या फर्ज से दगा देते हैं। मैं इसलिए कहा क्योंकि सारी प्रोग्राम ठीक है, लेकिन जब वो हमारे मीडिया के मित्रों ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने वहां पर क्लियरिफाई नहीं किया कि अब तक में 34,000 करोड़ जो रुपया पकड़ाया गया, 400 विधानसभा का चुनाव हुआ जिसमें 34,000 करोड़ रुपया पकड़ाया गया, किसी के नाम से एफआईआर हुई, क्या क्या हुई। तो ये सब पूर्व में जो चुनाव आयुक्त के द्वारा किए हुए काम है ना, उसमें साफ सफाई नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि दर्द देखे हैं चुनाव आयुक्त के मस्तक पर। सवाल यह नहीं है, सवाल है सभी अब जाएंगे चुनाव में, अनर्गल बयान जो दे रहे थे वो नहीं देंगे क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या चुनाव आयुक्त जो कहा 100 मिनट में, चुनाव आयुक्त ने कहा कि अगर कोई कंप्लेन होगा, मतलब वो देशांतर उत्तांतर सारा चीज बताकर बोला, दिशा का ज्ञान करके कि जो कोई कंप्लेन करेगा तो 100 मिनट में, चुनाव आयोग ने ये नहीं कहा कि हम इस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। 100 मिनट का मतलब जानते कितना देर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के ऊपर है, और जो दर्द है सुप्रीम कोर्ट का वही दर्द है चुनाव आयोग का। वो दर्द क्या जानते हैं? भ्रष्ट नेताओं का चुनाव में जाना, भ्रष्ट नेताओं को राजनीतिक पार्टी के द्वारा संरक्षण देना, भ्रष्ट नेताओं को तरजीह देना। क्योंकि ये जो तमाम हमारे दोनों बैठे हुए भाई, एक भाई सन एक बड़े भाई, इन दोनों के पार्टी भ्रष्ट लोगों को टिकट देने से कितना बचते ये देखना है। क्योंकि अभी रमजान का महीना है, मैं मुन्ना भाई को रमजान का मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ। हम दोनों भाई में काफी तूतू मैंने होती डिबेट में, इनको लगता है कि डॉक्टर धनोज कुमार इनके खिलाफ ही बोल रहे हैं, लेकिन मेरा चुनाव का मौसम है। इस चुनाव थोड़ा सा टाइम दीजिए, लास्ट में आप आई हैं, क्योंकि मैं जनता का पैरोकार हूँ, मैं किसी नेता और पार्टी का पैरोकार नहीं हूँ। एक पत्रकार को जनता की चिंता होती है। ये लोग 34 हजार करोड़ पैकेज देते हैं, लेकिन वो पैकेज जाते कहाँ हैं? ठीक है धनु जी, ठीक है धनु जी, फिर से वापस आऊंगी आपके पास। मुन्ना खान जी पर चलते हैं। मुन्ना जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उनके पास 370 उन्होंने किया, राम मंदिर उन्होंने किया, यूसीसी की भी बात आ रही है, साथ ही सीए की भी बात आ रही है, तो वो कह रहे हैं कि हमने काम बहुत किया है और साथ ही उनपे विजन भी है कि 2047 तक भारत को विश्व का जो है सर्वश्रेष्ठ देश बना के रखना है, साथ ही आत्मनिर्भर बनाना है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि उनके पास भारत को लेकर, हमारे देश को लेकर एक विजन है। कांग्रेस के पास क्या विजन है, ये सवाल पूछा जा रहा है। देखिए रिया जी, मैं गोयल जी के विजन का ही मैं साफ कर रहा हूँ, उनके सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि 2013 में लच्छेदार भाषणों में देश की जनता ने पेट भर के वोट देने का काम भारतीय जनता पार्टी को किया और फुल बहुमत से ये सरकार बनी। नरेंद्र मोदी को चुना देश की जनता ने प्रधानमंत्री के लिए, इसलिए नहीं चुना कि आप मंदिर और मस्जिद का साइज नापते घूरिए। आपको साइज नापने के लिए देश की जनता ने नहीं चुना। देश की जनता ने 2 करोड़ नौकरियों के लिए चुना। देश की जनता ने जो देश में आपने समस्या गिनाई उसे समाधान के लिए चुना। देश में देश की जनता ने महंगाइयों पे जो बढ़ती मार थी उसके लिए चुना गया। आपके हिसाब से बहुत महंगाई थी, बहुत हुई महंगाई की, इस बार फलाम ढिकाम सरकार, आपने नारा सुना होगा, इसके लिए चुना था। लेकिन आपने क्या किया? इस देश को हिंदुस्तान, पाकिस्तान, शमशान, कब्रिस्तान, धारा 370, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कब्रिस्तान, ईदगाह सब में उलझा करके रखा। नहीं, लेकिन मुन्ना जी, भारतीय जनता पार्टी के कोर एजेंडे में हमेशा से 370, 3 तलाक या फिर राम मंदिर हमेशा से रहा है, और कहीं ना कहीं जब चुनाव में जाने से पहले भी ये मुद्दे रहे और जनता ने उन्हें मैंडेट दिया। मुन्ना जी, मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बताए कि भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर बनवाया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपके डिबेट में बताइए, वो कोर्ट के आदेश से बना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती या कांग्रेस की, जो सरकार होती वो बनाती, इससे कोई मसला नहीं। सवाल ये है कि 19 वादे थे जो गहन वादे थे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और 3 वादे पूरे हो गए, 16 वादे पूरे नहीं हुए। लेकिन पूरी मीडिया में
हेडलाइंस आता, देखिए इस बार कमाल, 2024 में मोदी का धमाल, इस बार होगा बेड़ा पार, भारतीय जनता पार्टी की 400 पार। अरे 400 पार नहीं है, ये 400 हार है। सिर्फ 143 सीटें मिल रही है भारतीय जनता पार्टी को, ये 400 पार जो करे ये 400 हार है। इसको समझने की जरूरत है। और इंटरनल सर्वे बता चुका है भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस का भी इंटरनल सर्वे बता चुका है कि इसकी लुटिया डूब चुकी है, इसके सारे वादे धाराशाही पे विफल रहे। आज ठीक है मुन्ना जी, बिल्कुल मैं जवाब लूंगी। सुर्खियों में बने रहते देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि 62 अरब रुपए। ठीक है मुन्ना जी, मैं आपका जवाब समझ गई, जवाब लेंगे अनिल जी से, लेकिन उससे पहले एक बार रुक कर लेंगे हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, इसके साथ ही चुनावी बिगुल बज गया है, और साथ ही अगर तैयारियों की बात की जाए, किस तरह से तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि अब जो है आचार संहिता लग जाएगी और उत्तर प्रदेश काफी ज्यादा महत्वपूर्ण राज्य, क्योंकि दिल्ली तक का जो रास्ता है वो यूपी से निकलता है, और उत्तर प्रदेश का जब रण की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, राजनाथ सिंह हो, कई दिग्गज नेता जो है वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। मोहम्मद आसिफ जी बिल्कुल रिया, बता दूं कि सभी राजनीतिक दलों को, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या बसपा, सभी को इलेक्शन कमीशन के जो ऐलान था चुनाव की तिथियों का, उसको बेसब्री से इंतजार था, और आज यह ऐलान हो चुका है। 7 चरणों में मतदान होने हैं। अगर बात करें यूपी की, तो यूपी में 80 लोकसभा की सीटें हैं, और जिस पर जो है रण भी काफ़ी रोमांचक होने वाला है, क्योंकि राजधानी लखनऊ से राजनाथ सिंह चुनाव लड़ेंगे, और जिन्हें टक्कर दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा। वहीं दूसरी तरफ मैनपुरी और आजमगढ़ अयोध्या जैसी कुछ हार्ड सीटें हैं। ठीक है मोहम्मद आसिफ, वक्त की थोड़ी कमी है। एक फाइनल कमेंट में अनिल जी से चाहूंगी, क्योंकि अनिल जी, बीजेपी पर यही आरोप लग रहा है कि भ्रष्टाचार बहुत है, साथ ही जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला सामने आया उसको लेकर भी सवाल उठ रहा है, साथ ही भारतीय जनता पार्टी पे यह भी सवाल उठ रहा है कि जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है। एक फाइनल कॉमेंट सर, फिर उसके बाद क्लोजिंग हो रही है। फाइनल कॉमेंट 10 सेकेंड। रिया जी, मैं एक इलेक्ट्रिक बोर्ड पर जो बॉन्ड पर बात कर रहे हैं, आप ये बताओ, इससे पहले जितने भी राजनीतिक दलों को कितना पैसा मिला था, किसने दिया था, कोई इसका हिसाब किताब दो राजनीतिक दल देने को तैयार है क्या? यानी कुल मिलाकर के जो भ्रष्टाचार राजनीतिक दलों में होता था, आज वो पैसा हम इलेक्ट्रिक बॉन्ड के अनुसार लेकर के चीजों को जनता के सामने बिल्कुल ओपन कर रहे हैं। ठीक है अनिल जी, माफी चाहूंगी, वक्त की थोड़ी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिल जी बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस प्रवक्ता मुन्ना खान जी बहुत बहुत शुक्रिया। धनोज कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो कहीं ना कहीं 2024 का जो रण है वो सच कर तैयार हो गया। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। पहले फेज का जो मतदान है वो 17 अप्रैल को होगा। ऐसे में 4 जून को जो है चुनाव के नतीजे आएंगे। अब देखना यह होगा कि जनता अपना आशीर्वाद किसको देती है। इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे इंडिया वॉइस।